वेलकम ऑल ऑफ यू। बीएससी सेकेंड ईयर में सेक्शन ए में हम रक्त और परिसंचरण की फिजियोलॉजी या कार्यकी को पढ़ रहे हैं और पिछले लेक्चर में हमने हृदय चक्र या कार्डियक साइकिल के बारे में स्टडी किया था। अब हमारा नेक्स्ट जो इसके अंदर पॉइंट है रक्त और परिसंचरण की कार्यकी में हृदय की स्पंदन या धड़कन, हृदय का स्पंदन या धड़कन। तो आज की जो हमारी हेडिंग है हृदय स्पंदन, इसे ही हम हार्ट बीट कहते हैं। इसे ही किस नाम से जाना जाता है? हार्ट बीट के नाम से इसे जाना जाता है। अब होता क्या है हृदय स्पंदन? कार्डियक साइकिल के अंदर हमने पढ़ा था कि जो हमारा हार्ट है लगभग 72 से 75 बार तक धड़कता है। एवरेज वैल्यू 72 बोल देते हैं, अप्रॉक्सीमेट मान इसका 75 बार। एक मिनट में हार्ट 75 बार स्पंदित होता है या धड़कता है। उसके अकॉर्डिंग हमने कार्डियक साइकिल का टाइम निकाला था, 0.8 सेकेंड उसका टाइम आता है। तो हार्ट में एक संकुचन और एक अनुशिथिलन जिस प्रोसेस के द्वारा होगा, जिस प्रक्रिया के द्वारा होगा, उसे हम हृदय स्पंदन या हार्ट बीट कहते हैं। यानी हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, एक सिस्टोल एक डायस्टोल, संकुचन और अनुशिथिलन। संकुचन में आलिंद सिकुड़ते हैं, निलय सिकुड़ते हैं, और अनुशिथिलन में आलिंद और निलय फैलते हैं। तो एक बार हार्ट के अंदर जो संकुचन होगा उसे हम हार्ट बीट कहते हैं। हृदय के अंदर होने वाले क्रमिक संकुचन को हार्ट बीट या हृदय स्पंदन कहा जाता है। तो परिभाषा इसकी क्या हो जाएगी? हृदय में होने वाले क्रमिक संकुचन हार्ट बीट कहलाते हैं। क्रमिक संकुचन का मतलब है संकुचन होगा, अनुशिथिलन होगा, सिस्टोल होगा, डायस्टोल होगा, सिस्टोल होगा, डायस्टोल होगा। तो उन क्रमिक संकुचन अनुशिथिलन को हम किस नाम से जानते हैं? हार्ट बीट के नाम से इन्हें जाना जाता है। हार्ट बीट में होता क्या है, जब आलिंद संकुचित होते हैं, निलय संकुचित होते हैं, इसके बाद आलिंद शिथिलित होंगे, अनुशिथिलित होंगे, निलय क्या होंगे? अनुशिथिलित होंगे। इनके लिए वर्ड हमें याद रखना है। दो वर्ड मैंने पहले बताए थे। एक सिस्टोल जो शब्द हम यहाँ पर काम में लेंगे, सिस्टोल शब्द का मीनिंग क्या है? संकुचन। और जो डायस्टोल शब्द काम में लेंगे, डायस्टोल शब्द का मीनिंग है अनुशिथिलन। इन दोनों का ये मतलब हमें याद रखना है। अब सिस्टोल डायस्टोल जो प्रोसेस है, संकुचन अनुशिथिलन जो प्रोसेस या प्रक्रियाएं हैं, इन प्रक्रियाओं में क्या होगा? इन प्रोसेसेस के अंदर, इन प्रक्रियाओं में हार्ट के अंदर आलिंद है, निलय है। आलिंद कॉन्ट्रैक्ट हुए, संकुचित हुए, सिस्टोल हुए, उसके बाद निलय संकुचित हुए। तो सिस्टोल या संकुचन में हार्ट से रुधिर कहाँ पर जाता है? एक तो बॉडी के डिफरेंट पार्ट के अंदर जाएगा। दूसरा जो सिस्टोल जो है, हार्ट का जब सिस्टोल हो रहा है, आलिंद और निलय में संकुचन हो रहा है, तो जो ब्लड है, इम्प्योर ब्लड, वो कहाँ जाता है? लंग्स के अंदर जाएगा। यानी हृदय से रक्त को बाहर किस प्रोसेस से भेजा जाएगा? सिस्टोल से। और डायस्टोल जो है उस प्रोसेस में क्या होगा? हार्ट के अंदर रक्त आता है। तो सिंपल सा इसके अंदर याद ही रखना है, सिस्टोल में, सिस्टोल जब होगा, चाहे वो आलिंद का हो या निलय का हो, सिस्टोल में रक्त हृदय से बाहर जाता है। अब बाहर का मतलब है, बाहर का मीनिंग क्या है? हार्ट से बाहर कहाँ जाएगा? या तो अंगों में शुद्ध रक्त तो जाएगा अंगों में, शरीर के विभिन्न अंगों में, और अशुद्ध रक्त जो है शुद्ध होने के लिए कहाँ जाता है? लंग्स में और फेफड़ों में। डायस्टोल के अंदर क्या होगा? डायस्टोल में रक्त हृदय में आता है, रक्त हृदय में आता है। आएगा कहाँ से?
जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं उनसे अशुद्ध रुधिर जो है किसके अंदर आएगा, हमने दाएं आलिंद बाएं आलिंद पढ़े हैं, दाएं आलिंद के अंदर आएगा। दूसरा, हृदय में जो शुद्ध रुधिर हुआ है वो पल्मोनरी बीन या फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा किस में आता है, बाएं आलिंद में। तो हृदय के अंदर रक्त को लाने की प्रोसेस, हृदय में रक्त आता किस प्रोसेस से, डायस्टॉल से। हृदय से बाहर किस प्रोसेस के द्वारा जाएगा, सिस्टॉल से जाएगा। तो ये दोनों वर्ड्स हमें ध्यान रखने, सिस्टॉल में क्या होगा और डायस्टॉल के अंदर कौन सी प्रोसेस होती है। इसके बाद जो ये सिस्टॉल डायस्टॉल है एक क्रम से चलते हैं, जिसे ही हमने हृदय चक्र कहा था। पिछले लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा है कि हृदय चक्र या कार्डियक साइकिल क्या होता है। अब इसके अंदर होता क्या है, इसको पूरी प्रोसेस को सिस्टॉल डायस्टॉल में दो आलिंदों का सिस्टॉल हो रहा है, दो निलयों का सिस्टॉल हो रहा है। इसी प्रकार दो आलिंदों का डायस्टॉल हो रहा है, दो निलयों का सिस्टॉल हो रहा है। तो सिस्टॉल डायस्टॉल प्रोसेस के अंदर आलिंदों में कौन कौन सी प्रोसेस पाई जा रही है, सिस्टॉल प्रोसेस उपस्थित है और डायस्टॉल प्रोसेस उपस्थित है। इसी तरह से निलयों के अंदर भी, निलयों में भी क्या पाया जा रहा है, सिस्टॉल और क्या प्रेजेंट है, डायस्टॉल। दोनों प्रोसेसेस इसके अंदर प्रेजेंट है। आलिंद में भी सिस्टॉल और डायस्टॉल होता है, निलय में भी सिस्टॉल और डायस्टॉल पाया जाता है। दोनों तरह की प्रोसेस इसके अंदर उपस्थित है। तो दोनों तरह की प्रोसेस सिस्टॉल डायस्टॉल के अंदर पाई जा रही है। आलिंदों में सिस्टॉल डायस्टॉल मिल रहा है, निलयों में सिस्टॉल और डायस्टॉल मिल रहा है। अब इनका जो टाइम पीरियड है वो हमने पिछली क्लास के अंदर निकाला था। किस तरह से इस टाइम पीरियड को निकाला हमने, हमारा हार्ट लगभग 1 मिनट में कितनी बार स्पंदित हो रहा है, लगभग मान है इसका 75, यानी एवरेज मान 72 से 75 भी इसको बोल सकते हैं या 72 इसको बोला जा सकता है। 1 मिनट में सेकंड कितने, 60 सेकंड। तो एक हार्ट स्पंदन में लगने वाला टाइम क्या निकालेंगे हम, 60 अपॉन 75, यानी 60 में किसका भाग दे देंगे, 75 का, 75 से डिवाइड करेंगे। लगभग जो इसकी वैल्यू है, यदि 72 से करेंगे तो लगभग मान, अगर 60 में 60 को 75 से डिवाइड किया तो कितने सेकंड आ जाते हैं, 0.8 सेकंड। अब 0.8 सेकंड ही आलिंद के सिस्टॉल और डायस्टॉल में लगेंगे। आलिंद के सिस्टॉल और डायस्टॉल में लगने वाला टाइम कितना है, 0.8। निलय के सिस्टॉल और डायस्टॉल में भी टाइम कितना लगता है, 0.8 सेकेंड। 0.8 क्रमिक रूप से होता है, इसलिए 0.8 सेकेंड टोटल इनका टाइम रहेगा। इनमें से आलिंद का जो सिस्टॉल है, अब सिस्टॉल डायस्टॉल में इसको बांटे 0.8 को हम, तो सिस्टॉल में आलिंद में टाइम लगता है 0.1 और डायस्टॉल में कितना टाइम लगता है, आलिंद में 0.7 सेकेंड। इसी तरह से निलय में इस टाइम का डिवाइडेशन यदि हम करें तो इसमें लगता है लगभग टाइम 0.3 और 0.5 सेकेंड। 0.1 सिस्टॉल टाइमिंग है, 0.7 डायस्टॉल टाइमिंग है आलिंद की। निलय की 0.3 सिस्टॉल टाइमिंग है, 0.5 जो है वो कौन सी टाइमिंग होती है, डायस्टॉल टाइमिंग होगी। ये टाइम का हमने डिवाइडेशन कर दिया। अब एक कार्डियक साइकिल के अंदर किस तरह से सिस्टॉल डायस्टॉल होंगे, कार्डियक साइकिल में रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक ये साइकिल बनाया। अब साइकिल के अंदर जब हमने कार्डियक साइकिल को पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि कार्डियक साइकिल में 3 प्रोसेसेस, 3 प्रक्रियाएं हैं, 3 भागों में उसको हमने बांटा था। पहला भाग था कार्डियक साइकिल का आलिंदों का अनुशिथिलन या आलिंदों का
सिस्टोल, संकुचन, आलिंदों का संकुचन। दूसरा हमने बोला था निलयों का सिस्टोल, निलयों का सिस्टोल हमने बताया था। तीसरा हमने बोला था जॉइंट डायस्टोल, जॉइंट डायस्टोल। अब जॉइंट डायस्टोल का मतलब है आलिंद और निलय दोनों का अनुशिथिलन, यानी आलिंद और निलय दोनों फैलते हैं, उसको जॉइंट डायस्टोल बोलेंगे। आलिंदों के सिस्टोल में आलिंद संकुचित होंगे, निलयों के सिस्टोल में निलय संकुचित होंगे, और दोनों फैलते एक साथ हैं, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, जॉइंट डायस्टोल। 3 पार्ट में हमने हार्ट साइकिल को, हृदय चक्र को डिवाइड किया था। इसके अंदर आलिंद का जो सिस्टोल है 0 पॉइंट कितने सेकंड का है, 1 सेकंड। आलिंदों का सिस्टोल फर्स्ट पार्ट हमने ये लिख दिया। सेकंड है निलयों का सिस्टोल, संकुचित होना यानी, और थर्ड क्या है, जॉइंट डायस्टोल। पूरा एक कार्डियक साइकिल है। ये जो हमने बनाया क्या है, हृदय चक्र, ये हृदय चक्र हमने बनाया। इस हृदय चक्र में 3 प्रोसेस या 3 प्रक्रियाएं हो रही है। फर्स्ट प्रोसेस के अंदर आलिंदों का सिस्टोल, सेकंड निलयों का सिस्टोल, थर्ड है जॉइंट डायस्टोल। पिछले लेक्चर के अंदर हमने ये पढ़ा है। आलिंदों के सिस्टोल की टाइमिंग कितनी है, 0.1 सेकेंड, 0.1। निलयों के सिस्टोल की टाइमिंग कितनी है, 0.3 सेकेंड। और जॉइंट डायस्टोल अब कितना बचा, 0.8 में से 0.3, 0.1 को हम घटाएंगे, 0 पॉइंट कितनी आ जाती है, 4 सेकेंड। तो सिंपल सा ये है, हृदय चक्र के अंदर, कार्डियक साइकिल के अंदर 3 प्रोसेसेस है। आलिंदों का सिस्टोल टाइम कितना लगता है, 0.1 सेकेंड। निलयों का सिस्टोल 0.3 सेकेंड लगता है। जॉइंट डायस्टोल में कितना टाइम लगता है, 0.4 सेकेंड। इसलिए टोटल हार्ट साइकिल में 0.8 सेकेंड लगेंगे। अब आलिंदों का जो सिस्टोल है वो कितने सेकेंड का हो रहा है, 0.1। इसके अलावा आलिंद कितने सेकंड तक डायस्टोल स्टेज में रहेंगे, 0.3 प्लस 0.4 यानी 0.7 सेकंड। भाई आलिंद संकुचित कितने टाइम के लिए हो रहे हैं, टोटल टाइम हमारे पास 0.8 सेकंड है। 0.8 सेकंड में से 0.1 सेकंड आलिंद हो रहे हैं सिस्टोलिक, संकुचित हो रहे हैं। अब बचा हुआ जो 0.7 सेकेंड है उसके अंदर आलिंद में क्या पाया जाएगा, डायस्टोल मिलेगा। इस कंडीशन में इस समय पर आलिंद जो रहेंगे जॉइंट रूप से डायस्टोल में रहेंगे। सेकंड, निलयों के सिस्टोल में टाइम कितना लग रहा है, 0.3 सेकेंड। इसके अलावा जो भी टाइम है 0.5 सेकेंड, उसमें निलय क्या रहते हैं, कौन सी स्टेज के अंदर रहेंगे, डायस्टोल कंडीशन के अंदर रहेंगे। भाई ये टाइम इसने काम में ले लिया, बचा 0.4 और 0.1, 0.5 सेकेंड में निलय डायस्टोल कंडीशन में रहेंगे। और टोटल यदि हम इनका जॉइंट डायस्टोल बोले तो वो कितना होता है, 0.4 सेकेंड होगा। तो ये हृदय स्पंदन या हार्ट बीट के बारे में, हृदय की धड़कन जिसे हम बोलते हैं, हृदय स्पंदन जिसे बोलते हैं, हार्ट बीट इसे बोला जाता है। अब एक बार इसको मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले हृदय स्पंदन क्या है, हृदय में होने वाले जो क्रमिक संकुचन है, यानी क्रम से जो संकुचन शिथिलन हो रहे हैं उन्हें ही या क्रमिक संकुचनों को हृदय स्पंदन कहा जाता है। 2 तरह की प्रोसेस इसमें होती है, सिस्टोल, सिस्टोल का मीनिंग है संकुचन, डायस्टोल का मतलब है अनुशिथिलन। सिस्टोल डायस्टोल होगा। सिस्टोल प्रोसेस में रक्त हृदय से बाहर जाता है, बाहर का मतलब है बॉडी में या लंग्स के अंदर, फेफड़ों में जाएगा, शरीर में और फेफड़ों में। डायस्टोल में रक्त हृदय में आता है, यानी जो लंग्स है उनसे शुद्ध रुधिर आएगा फेफड़ों से, और बॉडी से जो अशुद्ध रुधिर है वो हृदय में आएगा।
अब आलिंदों में सिस्टोल और डायस्टोल टोटल टाइमिंग कितनी है 0.8। 0.8 कहाँ से आया? 1 मिनट में हार्ट लगभग कितने टाइम तक धड़क रहा है? 75, अप्रॉक्सीमेट 72 होता है एवरेज मान, लेकिन 75 हम यहाँ पर मानते हैं। 75 माना, 60 सेकेंड है 1 मिनट में, तो 60/75 किया, टाइम कितना आ गया? 0.8 सेकेंड। यदि हम 72 मानेंगे, 72 से डिवाइड करेंगे तो भी अप्रॉक्सीमेट कितना आता है? 0.8 सेकेंड तक आता है, इसलिए 0.8 सेकेंड लिया। इस 0.8 सेकेंड में से आलिंद सिस्टोल में कितने टाइम तक रह रहे हैं? 0.1 सेकेंड। तो 0.7 सेकेंड तक वो कैसे रहेंगे? डायस्टोल कंडीशन में। निलय 0.3 सेकेंड किस कंडीशन में? सिस्टोल कंडीशन में। तो 0.5 सेकेंड किस कंडीशन में रहेंगे? डायस्टोल कंडीशन में। अब ये 0.7, 0.5 जो हमें दिखाई दे रहा है, इसमें होता ये आलिंद धीरे धीरे संकुचित होते हैं, धीरे धीरे क्या होते हैं? डायस्टोल होते हैं, अनुशीतलित फैलते हैं। निलय, अब ये इतने धीरे से फैलते हैं कि जब निलय का डायस्टोल शुरू होता है और निलय का डायस्टोल ख़त्म होगा, तब तक ही दोनों का डायस्टोल ख़त्म हो पाता है। इसलिए इन दोनों के डायस्टोल को हम कौन सा डायस्टोल बोलते हैं? जॉइंट डायस्टोल। फैलना पहले शुरू किया आलिंद ने, लेकिन पूरी तरह से फैल कब पाते हैं? जब तक निलयों का फैलना समाप्त होता है, तब तक ही आलिंदों का फैलना समाप्त होता है, इसलिए इसे हम जॉइंट डायस्टोल कहते हैं। तो 3 तरह की प्रोसेस एक कार्डियक साइकिल में है। आलिंदों का सिस्टोल 0.1 सेकेंड टाइम लगेगा, निलयों का सिस्टोल 0.3 सेकेंड टाइम लगेगा, जॉइंट डायस्टोल 0.4 सेकेंड टाइम लगेगा। जॉइंट में दोनों का ले लिया हमने। अलग अलग बात करें, आलिंदों का सिस्टोल 0.1 है, तो आलिंदों का डायस्टोल कितना हो जाएगा? 0.7। कैसे आया भाई? इस टाइम ये आलिंद सिकुड़े, बाकी जो है 0.3 और 0.4 सेकेंड है, इसमें क्या होंगे? वो फैलेंगे, तो 0.7 सेकेंड। निलयों का सिस्टोल 0.3 सेकेंड है, यानी 0.3 सेकेंड तक निलय संकुचित होंगे, बाकी टाइम में क्या करेंगे? वो फैलेंगे। टाइमिंग कितनी है? 0.4 और 0.1 को जोड़ा 0.5 सेकेंड। तो ये जो पूरा हमारा जो हार्ट के अंदर एक कार्डियक साइकिल के अंदर जो प्रोसेसेस हो रही है, एक हार्ट बीट, हार्ट स्पंदन में जो प्रोसेसेस हो रही है, उनके बारे में है, जिसे ही हम हृदय स्पंदन कहते हैं। और हृदय स्पंदन में क्रमिक रूप से संकुचन, शिथिलन या क्रमिक संकुचन होते हैं। क्रमिक संकुचन का मतलब भी यही होता है कि एक बार सिकुड़ेगा, एक बार फैलेगा। इसे हम हृदय स्पंदन या हार्ट बीट के नाम से जानते हैं। इसके बाद इस रक्त और परिसंचरण की कार्यकी में हम नेक्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे, रक्त का दाब, ब्लड प्रेशर क्या होता है, रक्त का दाब क्या होता है, उसके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे। हमने हार्ट बीट या हृदय स्पंदन के बारे में स्टडी किया है। नेक्स्ट इस चैप्टर का जो टॉपिक है हमारा रक्त दाब या ब्लड प्रेशर। जनरली हम इसे बोलते हैं बीपी, बोला जाता है ना, हाई बीपी हो गया, लो बीपी हो गया। तो बीपी का मीनिंग क्या है? ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर का मतलब रक्त दाब। अब रक्त दाब होता क्या है? रक्त हमें हमारे शरीर के अंदर पता है नलिकाओं में बह रहा है, जैसे धमनी में, शिरा में, इनके अंदर रक्त का फ्लो हो रहा है। धमनी की स्ट्रक्चर में क्या होता है? धमनी की जो वॉल है, वॉल का मतलब है जैसे ये धमनी है, इसकी जो ये भित्ति है, इसको बोला जाता है धमनी की भित्ति या वॉल। ये थोड़ी मोटी होती है। शिरा जो है उसकी भित्ति या वॉल कैसी पाई जाती है? पतली पाई जाती है। तो जो रक्त दाब है धमनी में अधिक होता है, शिराओं में उसके कंपैरिजन में थोड़ा कम पाया जाएगा। इसलिए जब रक्त दाब का मापन किया जाता है तो धमनी के रक्त दाब को मापा जाता है। अब रक्त दाब के अंदर क्या है? इन नलिकाओं में जब रक्त बह रहा है, जैसे धमनी है, इसके अंदर ये ब्लड बह रहा है, तो ये जो बहने वाला ब्लड है, यह ब्लड धमनी की दीवारों पर एक प्रेशर लगाता है। इस ब्लड के द्वारा
ये जो धमनी की भित्ति या दीवारें हमको दिखाई दे रही है, इन पर एक दाब लगाया जाता है। ये इन दीवारों पर एक प्रेशर लगाएगा, उस प्रेशर को ही रक्तदाब कहते हैं। रक्तदाब की परिभाषा क्या है? रक्त का परिसंचरण जब नलिकाओं में हो रहा है तो इन नलिकाओं की भित्ति पर रक्त के द्वारा दाब लगाया जाता है, जिसे रक्तदाब, ब्लड प्रेशर या बीपी कहते हैं। तो सिंपल सी इसकी डेफिनेशन हम लिखें, रक्त द्वारा रक्त वाहिनियों की भित्ति पर लगाया जाने वाला दाब रक्तदाब, ब्लड प्रेशर या क्या कहा जाता है इसे, बीपी, ब्लड प्रेशर की शॉर्ट फॉर्म है बीपी इसे कहा जाता है। अब रक्तदाब जो है दो तरह का लग सकता है। एक तो हमने दो कंडीशन पढ़ी है, एक सिस्टोल एक डायस्टोल। सिस्टोलिक कंडीशन में संकुचन की जब स्थिति होगी, जब हार्ट के अंदर आलिंद निलय संकुचित हो रहे हैं तो दाब ज़्यादा निकलता है। अभी जो रक्त है, जैसे एरोटा में आया, एरोटा यानी महाधमनी के अंदर ब्लड आया तो सिस्टोलिक जो हो रहा है संकुचन के कारण आ रहा है, निलय संकुचित हो रहा है, बायां निलय संकुचित हो रहा है, उससे रक्त किसके अंदर आ रहा है, एरोटा में, महाधमनी में। तो संकुचन के समय लगने वाला दाब अधिक होता है और शिथिलन के समय लगने वाला दाब कम होता है। भी दो तरह का दाब लगेगा, एक सिस्टोलिक प्रेशर, दूसरा होता है डायस्टोलिक प्रेशर। यानी रक्त दाब में दो प्रकार के दाब होते हैं, एक सिस्टोलिक, पहला वाला कौन सा है, सिस्टोलिक दाब, दूसरा वाला कौन सा है, डायस्टोलिक दाब। और यदि इसको हम बोले सिंपल वे में, संकुचन दाब और ये कौन सा दाब है, अनुशिथिलन दाब। तो रक्तदाब में दो प्रकार के दाब होते हैं, एक संकुचन, जब कॉन्ट्रैक्शन होगा, आलिंद का, निलय का कॉन्ट्रैक्शन होगा, उनके कारण जो ब्लड आएगा नलिकाओं में, उसमें उपस्थित दाब। अनुशिथिलन, जब ये फैलते हैं, आलिंद और निलय फैलते हैं और इनके अंदर जब ब्लड बढ़ता है तो उस समय जो नलिकाओं में दाब होता है उसे बोला जाता है अनुशिथिलन दाब या डायस्टोलिक दाब। ब्लड प्रेशर को हम दिखाते किस तरह से हैं, ऊपर लिखा जाता है सिस्टोलिक प्रेशर, नीचे लिखा जाता है डायस्टोलिक प्रेशर। यानी जो बीपी है, ब्लड प्रेशर को हम किस तरह से प्रदर्शित करते हैं, ऊपर लिखते हैं हम संकुचन दाब और इसके बटे में कौन सा दाब लिखते हैं, अनुशिथिलन दाब। एक संकुचन दाब, उसके नीचे कौन से दाब है, प्रेशर को हम लिख देते हैं अनुशिथिलन दाब। अब जनरली जो ये दाब है इसकी वैल्यू या मान कितना होता है, सिस्टोलिक प्रेशर या संकुचन दाब होता है 120, अनुशिथिलन दाब या डायस्टोलिक प्रेशर होता है 80। मेजरमेंट इसका करते हैं mmHg, 120 mmHg, 80 mmHg, ये इसको मापने की यूनिट है। तो 120 जो है वो संकुचन दाब है, सिस्टोलिक दाब है, जब वेंट्रिकल, आलिंद और निलय जो है संकुचित हो रहे हैं तो उत्पन्न होने वाला दाब है। अनुशिथिलन दाब, डायस्टोलिक दाब 80 mmHg है, जब आलिंद और निलय फैल रहे हैं उस समय पर जो ब्लड के अंदर दाब होगा उसको हम अनुशिथिलन दाब या डायस्टोलिक दाब कहते हैं, प्रेशर कहते हैं, 80 mmHg इसकी वैल्यू होगी। अब हाई बीपी और लो बीपी क्या है, जब संकुचन दाब 120 से कितने mmHg हो जाता है, 150 mmHg तक जब पहुंचेगा
तो इसे बोला जाता है हाइपर ब्लड प्रेशर, हाइपर रक्त दाब का प्रारंभ होना, यानी ब्लड प्रेशर का बढ़ना क्या हो गया, प्रारंभ हो गया। इसे बोलते हैं हाइपर रक्तदाब का क्या हो जाना, स्टार्टिंग हो जाना। हाइपर टेंशन इसे बोलते हैं, दूसरा हम क्या वर्ड ले सकते हैं, हाइपर टेंशन का प्रारंभ होना, हाइपर टेंशन का क्या हो जाना, प्रारंभ होना। और जब ये दाब 150 mmHg से अधिक हो जाता है, 150 mmHg से ये अधिक होगा, तो इस कंडीशन को बोला जाता है हाई ब्लड प्रेशर। हिंदी में इसे बोलते हैं उच्च रक्तदाब। यानी 120 mmHg जनरल मान है, सामान्य मान है संकुचन दाब का, सिस्टोलिक प्रेशर का। 120 से बड़ा 150 तक हुआ, हम बोलेंगे कि हाइपर रक्तदाब का प्रारंभ हो चुका है, हाइपरटेंशन जो है वो या रक्तदाब बढ़ना प्रारंभ हो चुका है। 150 से ऊपर जब ये जाता है ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर, संकुचन दाब, तो उसे हाई ब्लड प्रेशर या उच्च रक्तदाब बोला जाता है। इसी तरह से जब 80 mmHg किसका मान है, अनुशीतलन दाब या डायस्टोलिक दाब का। अनुशीतलन दाब जब 60 mmHg पर पहुंच जाता है, 80 से 80 से कितने mmHg पर पहुंच जाए, 60 mmHg पर जब ये पहुंचेगा तो इसे बोला जाता है निम्न रक्तदाब। निम्न रक्तदाब के नाम से इसे जाना जाता है, या हम बोल सकते हैं लो ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, या हम बोल सकते हैं हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन इसको बोला था हाइपरटेंशन, और इसको किस नाम से जाना जाता है, हाइपोटेंशन के नाम से इसको जाना जाता है। ये हाई ब्लड प्रेशर जो है, इसी को एक और क्या नाम दिया जा सकता है, हाइपर टेंशन। तो ये उच्च रक्तदाब और निम्न रक्तदाब है। ये उच्च रक्तदाब कहा जाता है, एक को निम्न रक्तदाब कहा जाता है। अब इसको नापने के लिए, ब्लड प्रेशर को मापने के लिए एक उपकरण काम में लिया जाता है। उस उपकरण का नाम है स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर, इस उपकरण के द्वारा बीपी को मापा जाता है। जनरल भाषा में हम उसे बीपी को मेजरमेंट करने वाला इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट या यंत्र बोलते हैं। तो स्फिग्नोमैनोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा बीपी को मापा जाता है, बीपी का मेजरमेंट किया जाता है। करते कैसे हैं इसके द्वारा, इसके अंदर क्या है, स्फिग्नोमैनोमीटर में एक तो स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर मरकरी वाला जो पारा वाला जो है पाठ्यांक वाला हमारे पास एक मीटर होता है। सेकंड, एक इसके अंदर बैंड पाया जाता है, उस बैंड में हवा भरी जाती है, उससे जुड़ा हुआ पंप होता है जिससे हवा भरेंगे। एक स्टेथोस्कोप इसके अंदर काम में लेंगे। अब स्फिग्नोमैनोमीटर में करते क्या है, सबसे पहले तो इसे नापा कौन सी धमनी में जाता है, ये जो हमारी हाथ वाली धमनी है जिसे हम बोल सकते हैं भुजा की धमनी। भुजा जो है उसकी धमनी या बाहु धमनी इसको बोलते हैं। भुजा की धमनी, ये वाली भुजा इसकी धमनी, या इसको बोलते हैं बाह जो है उसकी धमनी, बाहु धमनी। यहाँ पर जो धमनी पाई जा रही है उस पर चारों तरफ जो एक इसके अंदर कवर पाया जा रहा है, बैंड पाया जा रहा है, उसको बांध दिया जाता है। यहाँ बाहु धमनी पर इस बैंड को बांध दिया जाएगा। इसके बाद जो पंप लगा हुआ है उस बैंड से, उस कपड़े से, उसके अंदर हवा भरी जाती है। यानी यहाँ पर इस पट्टी को बांध कर फिर उसमें हवा भरेंगे। हवा क्यों भर रहे हैं, जिससे कि जो धमनी है उसका क्या हो जाए, संकुचन हो जाए।
तो यहाँ पर बैंड बांधकर जब हम उसमें हवा भरेंगे, हवा का प्रेशर यहाँ की धमनी पर लगेगा, तो यहाँ की धमनी पर जब प्रेशर लगता है तो जो धमनी है वो क्या होना शुरू हो जाती है, संकुचित होना शुरू हो जाएगी। उसमें हम प्रेशर भर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, स्टेथोस्कोप से, स्टेथोस्कोप ऐसा उपकरण है जिससे हम हार्ट बीट को मापते हैं। स्टेथोस्कोप से, जैसे यहाँ पर बैंड बांधा है तो यहाँ पर स्टेथोस्कोप से साउंड को सुनते हैं। स्टार्टिंग में हमें कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती है। जब हम स्टेथोस्कोप को लगाएंगे तो कोई हमें साउंड सुनाई नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि हमने धमनी को पूरी तरह से क्या कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है, संकुचित कर दिया है। इसके बाद जो वो पट्टी हमने बांधी थी, उस पट्टी में एक बॉल्व होता है, उसकी सहायता से हवा को धीरे धीरे उसमें से निकाला जाता है। जो पट्टी है उसमें से हवा को बाहर निकालेंगे। हवा को बाहर निकालेंगे तो धमनी जो संकुचित हुई थी वो धीरे धीरे क्या होना शुरू होगी, फैलना शुरू होगी। और जब धमनी का फैलना शुरू होगा तो हमें साउंड सुनाई देगा। जैसे ही स्टेथोस्कोप हमने लगा रखा है तो उस स्टेथोस्कोप में हमें साउंड सुनाई देगा। और वो साउंड जब स्टार्ट होता है, हमें सुनाई देना जब स्टार्ट होगा, उस साउंड पर जो पारे वाला जो पाठ्यांक है उसमें जो रीडिंग लिखी हुई है, उस रीडिंग को देखते हैं। जिस रीडिंग पर वो साउंड आएगा वो वाली रीडिंग उसका कौन सा दाब कहलाती है, संकुचन दाब। जो हमने पट्टी बैंड बांधा था, हवा उसके अंदर भरी थी, धमनी को हमने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। उसके बाद आवाज़ जो साउंड जो है हल्का उनको सुनाई नहीं दिया स्टार्टिंग में। उसके बाद हमने क्या किया, बॉल्व से उस हवा को थोड़ा सा निकाला तो अब जो धमनी संकुचित थी वो क्या हुई, फैलना शुरू हुई। तो प्रेशर से ब्लड आएगा बाहर उसमें से, धमनी में से। तो जो ब्लड बाहर आएगा, जिस दाब से बाहर आएगा वो उसका कौन सा दाब होता है, संकुचन दाब। अब ये ब्लड बाहर आता रहता है, ब्लड बाहर आता रहेगा। एक टाइम ऐसा आता है जब हमें वो आवाज़ सुनाई देना बंद हो जाती है। स्टेथोस्कोप में जो हमें साउंड आ रहा था वो साउंड सुनाई देना बंद हो जाएगा। जब वो साउंड सुनाई देना बंद होगा उस समय हम जो पारे वाला जो पाठ्यांक है उसके अंदर की रीडिंग ले लेते हैं। और वो रीडिंग कौन सी रीडिंग होती है, अनुशिथिलन दाब। वो रीडिंग कौन सी रीडिंग होगी, अनुशीतलन दाब। जनरल कंडीशन में ये दाब कितना आता है, 120 तो आता है संकुचन दाब, सिस्टोलिक प्रेशर। और 80 कौन सा आता है, अनुशीतलन दाब या डायस्टोलिक प्रेशर। तो इस तरह से स्फिग्नोमैनोमीटर उपकरण के द्वारा ब्लड प्रेशर को मापा जाता है। तो आज हमने एक तो हार्ट बीट, हृदय के स्पंदन के बारे में स्टडी किया है। सेकंड हमने रक्त दाब क्या होता है इसके बारे में स्टडी किया है। अब एक बार मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ फिर से। रक्त दाब, ब्लड प्रेशर या बीपी क्या है, रक्त द्वारा रक्त वाहिनियों की भित्ति पर लगाया जाने वाला दाब रक्त दाब या बीपी कहलाता है। जैसे ये धमनी है, शिरा है, इसकी बॉल पर जो दाब लगाया जाएगा, इसकी भित्ति पर जो प्रेशर रक्त लगाएगा उसे हम रक्त दाब या ब्लड प्रेशर कहते हैं। दो तरह के दाब रक्त दाब में होते हैं, एक सिस्टोलिक दाब, संकुचन दाब, सिस्टोलिक प्रेशर या संकुचन दाब, डायस्टोलिक दाब या अनुशीतलन दाब। सिस्टोलिक दाब जब संकुचित अवस्था में जो ब्लड का फ्लो हो रहा है उस वाले दाब को संकुचन दाब कहते हैं। और जब अनुशिथिलित अवस्था में जब ब्लड का फ्लो हो रहा है उस समय जो ब्लड का दाब होगा उसे हम डायस्टोलिक दाब कहते हैं। बीपी, अब बीपी को दर्शाते हम किस तरह से, ऊपर संकुचन दाब को या सिस्टोलिक दाब को लिखेंगे, नीचे अनुशीतलन दाब को या डायस्टोलिक दाब को लिखेंगे। जनरल इनकी वैल्यू 120 mmHg अपॉन क्या होती है, 80 mmHg। 120 संकुचन दाब है, अनुशीतलन दाब 80 mmHg, 80 mmHg होता है। जब संकुचन दाब 120 से 150 तक पहुंचता है तो हम बोलते हैं हाइपरटेंशन का या हाई बीपी का स्टार्ट होना, यानी बीपी का बढ़ना शुरू हो चुका है। इसे बोला जाता है 120 से 150 तक हाइपर रक्तदाब का प्रारंभ या हाइपरटेंशन का प्रारंभ। जब 150 mmHg से अधिक ब्लड का प्रेशर, कौन सा प्रेशर, संकुचन दाब पहुंच जाता है, उस कंडीशन को हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तदाब या क्या बोला जाता है, हाइपरटेंशन।
संकुचन दाब का 150 mmHg से अधिक हो जाना क्या कहलाएगा? हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तदाब या हाइपरटेंशन। और अनुशिथिलन दाब का 60 mmHg से कम हो जाना, 60 तक जाएगा तब तक तो हम बोल देंगे जो हाइपोटेंशन है उसका स्टार्ट होना, उसका प्रारंभ होना। 60 से नीचे जब जाता है, 60 से नीचे जब इस दाब की वैल्यू आ जाती है अनुशिथिलन दाब की, उसे निम्न रक्तदाब, लो ब्लड प्रेशर या हाइपोटेंशन के नाम से जाना जाता है। मापते किस उपकरण के द्वारा है? स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर क्या होता है? एक उसमें पारे का तल जो है, पारे एक नली में ऊपर चढ़ने वाला होता है, वो वाला एक इंस्ट्रूमेंट इसके साथ जुड़ा हुआ रहेगा और उस पर कुछ नंबर्स लिखे रहते हैं, जैसे मेजरमेंट है 80, 120, 50, 60, 150, 180, ये मेजरमेंट उसके ऊपर लिखे रहते हैं। एक उसके साथ एक हवा भरने वाला पंप होता है, हवा को निकालने वाला वॉल्व होता है, एक कपड़े का बेल्ट होता है उसको जिसको यहाँ पर बांधा जाता है। ये सारे उपकरण इसके साथ स्टेथोस्कोप यूज में लेते हैं। करते कैसे हैं? स्फिग्नोमैनोमीटर में जो बैंड है उसको यहाँ भुजा की धमनी, इस वाली धमनी पर बांध दिया जाता है। यहाँ उसको बांध देंगे, उसके बाद उसमें एयर फिल करेंगे। एयर फिल करेंगे तो वो जो एयर का दाब है इस धमनी पर लगेगा, एयर का दाब इस धमनी पर लगेगा तो धमनी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, उसके बाद क्या करेंगे? स्टेथोस्कोप से यहाँ पर सुनते हैं तो कोई हमें आवाज़ नहीं सुनाई देती है। बल्ब से उस हवा को निकालेंगे, तो जैसे बल्ब से हम हवा को निकालना शुरू करते हैं तो हमें एक साउंड सुनाई देता है। वो साउंड क्या होता है? पहले जो धमनी के अंदर ब्लड एक तरह से बंद था, वो संकुचित था, एक प्रेशर से वो बाहर निकलता है उस धमनी में से, तो वो जो साउंड आएगा वो कौन सा दाब होता है? संकुचन दाब। जनरल कंडीशन में कितना होगा? सामान्य स्थिति में 120। अब धीरे धीरे उसमें से निकलेगा। इसके बाद एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी जब जो आवाज़ है या साउंड है वो सुनाई देना क्या हो जाता है? रुक जाता है। तो जिस समय वो साउंड रुकेगा उस समय पर हम जो पारे वाला जो हमारे पास पाठ्यांक था उसमें उसका मान देख लेते हैं। वो मान किस दाब का होता है? अनुशिथिलन दाब का। जनरल कंडीशन में कितना होता है? 80 mmHg वो दाब होगा। तो इस तरह से स्फिग्नोमैनोमीटर उपकरण से हम ब्लड प्रेशर को नाप सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो रक्त और परिसंचरण की कार्य की चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम श्वसन की कार्यकी को स्टार्ट करेंगे। जो चैप्टर नंबर 4 है श्वसन की कार्यकी, फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।